एवरीवन, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत है टेक मैथ्स 2123 पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, नई शिक्षा नीति जो कि भारत में 34 साल बाद आई है। इस 34 साल बाद आपके एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस के बारे में मैं एकदम बेसिक से लेके एंड तक बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कूल से। स्कूल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं। तो एक पहले स्कूल में एक टर्म हुआ करता था 10+2। आपने सुना होगा, आपने जाना होगा 10+2, यानी कि जो हम लोग LKG UKG से स्टार्ट करते थे, क्लास 10 तक पढ़ते थे, जिसको हम लोग हाई स्कूल कहा करते थे, और फिर 11th एंड 12th पढ़ा करते थे। तो 11th एंड 12th को हमने 2 का यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, या फिर क्या इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कहा करते थे। अब क्या किया, 10+2 के पूरे टर्म को हटा दिया गया। अब क्या है, ये आपका सब डिवीजन हो गया, और ज्यादा डिवीजन हो गया है 5+3+3+4 में। तो 5+3+3+4 में आपको सिखाया कैसे जाएगा और क्या क्या चीजें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 से। व्हाट इज 5 है क्या। तो यहाँ पे जो 5 की बात की जा रही है, यानी कि 5 इयर्स का एक प्लान है। 5 इयर्स का एक ऐसा एजुकेशन प्लान है जिसमें जो बच्चा होगा वो स्टार्टिंग यानी शुरुआत के जो 5 साल पढ़ेगा वो एक अलग तरीके से पढ़ेगा। जो पहले पढ़ाई हुआ करती थी शुरुआती दौर, यानी कि कब की बात हो रही है, नर्सरी, LKG UKG 1 2 ये बात हो रही है। कह सकते हैं प्री प्राइमरी की बात करें, प्री प्राइमरी के 3 साल ले लिया जाए और क्लास 1 और 2 ये 2 साल ले लिया जाए, तो इन दोनों को मिला दें तो 5 साल होते हैं। तो शुरू के 5 साल जो बच्चों पे फोकस किया जाएगा वो पहले और अब में अलग तरीके से। पहले सिर्फ बुक्स पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था, रटाया जाता था बच्चे को, ये सीखो वो सीखो, रट लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मतलब बच्चे पे बुक्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा, कोर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा। अभी बच्चा स्कूल गया नहीं कि एकदम बड़े बड़े आप देखेंगे बैग्स लेके चल रहा है, बच्चा छोटा सा है, बैग्स बड़े बड़े होके चल रहे हैं। तो इस सिस्टम को अब थोड़ा सा चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। बच्चों पे जो बुक्स का प्रेशर है उसको कम कर दिया गया, और वो प्री प्राइमरी के 3 साल और क्लास फर्स्ट और सेकेंड ये जो मिला के 5 साल होते हैं, इस 5 साल में NCERT करिकुलम के बेसिस पे बच्चे को सिखाया जाएगा। बच्चे को नई नई बातें सिखाई जाएंगी, नए नए तरीके सिखाए जाएंगे, बिहेवियर वगैरह सब कुछ, मतलब बेसिक से ऐसा सिखाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि बुक्स में उसको पढ़ा के देखो बेटा ये कहानी में ये अच्छा था वो अच्छा था, तो ये तो तरीका है ही। साथ ही साथ खेल कूद यानी कि आप खिला के बच्चों को स्पोर्ट्स करा के उसमें कुछ उसको शिक्षा दे रहे हैं, करिकुलम एक्टिविटीज करा के, मतलब कुछ भी अब ऐसा कराया जाए जिसमें बच्चों का मन भी लगे और बच्चों को अलग लेवल से सिखाया जा सके। एक अलग तरीके से स्कूल जाने की इच्छा होने लगे, जैसे हम लोग रोते गाते गए हैं स्कूल, वैसा अब सिस्टम नहीं है। बच्चों को थोड़ा एक अलग एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चे के ऊपर बुक्स का प्रेशर ना हो, बुक्स को वो इंजॉय करे, बुक्स को टेंशन से लेना पड़े कि अरे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना। अब इंजॉयमेंट से पढ़े कि हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, ये चीजें। ये पहली चीज हुई। ये कब की है, क्लास सेकंड तक की बात हुई। ये तो ये 5 साल का आपका एक कोर्स हो गया, बैच हो गया, जिसको हम लोग फाउंडेशन बैच भी कह सकते हैं। कि बच्चे को, एक बच्चा है, एक उगता हुआ बीज है ना, बीज है जो एकदम अभी पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा एक बड़ा सा, तो वो ऐसा है, उसको वहां पे सिखाया गया। फिर हम आते हैं उसके बाद 5 के बाद 3 क्या है, 3 साल का एक है, यानी क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। इसमें क्या है, बच्चे को बुक्स के बारे में अब सिखाना शुरू किया जाएगा। बुक्स क्या, जैसे कि सब्जेक्ट आपके मैथ्स, जो जनरल सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के बारे में उसको नॉलेज दी जाएगी कि बेटा देखो ये पढ़ना है, सोशल साइंस में ये पढ़ना है। तो उसको भी अब बच्चा पहले तो स्कूल में जा चुका है, माहौल अच्छे से सीख चुका है, तो अब बुक्स के लिए प्रिपेयर हो चुका है, प्रेशर नहीं है बुक्स का। बट बुक्स को अलग लेवल से उसको प्यार से या फिर एक अलग माहौल से सिखाने की कोशिश की जाएगी, और उसके सब्जेक्ट से उसको अवेयर कराया जाएगा, और ऐसी चीज़ अवेयरनेस दी जाएगी जो उसका फ्यूचर बिल्ड करेगा। यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि ये देखो ऐसे काम होता है, ये ऐसे होता है, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ये आपका 3 साल का कोर्स पूरा होने के बाद अब वो आएगा 6 क्लास में, 6 to 8। दिस इज द मिडल स्टेज, जिसको बोला गया मिडल स्टेज है। ये मिडिल स्टेज में क्या है, बच्चे को, आपको बुक्स को पहले से ही उसको आदत पड़वा दी गई, बुक से पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है। यहाँ पे बुक्स के साथ साथ, यानी कि स्कूल में बुक्स के साथ साथ करिकुलम एक्टिविटीज तो हो रही है, वो सब होना है। उसके साथ साथ आपको बच्चे को कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग यानी कि कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग क्या है अब यहाँ पे, जैसे कि हम लोग पहले बचपन में या एज अ गार्जियन अभी भी हम लोग सुनते हैं कि चाइना में, जापान में बच्चे बचपन से ही बहुत एडवांस हो गए हैं, बच्चे बचपन से ही फ़ोन बना रहे हैं, ऐसा हम लोग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम लोग सुनते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि बच्चे को बचपन में कि छोटे क्लास में ही, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में ही उसको ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाती है जो उसके लिए फ्यूचर में काम आ सके, बच्चा भूखा ना रहे, फ्यूचर में काम कर सके, उसको नॉलेज रहे। तो वो चीज़ें आज भी सिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। यहाँ पे क्लास 6 में कंप्यूटर कोडिंग यानी कि एप्लीकेशन सिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाए, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं दिया जा रहा है क्लास 6 में, इंटर्नशिप भी कर सकता है बच्चा। इंटर्नशिप क्या है कि किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी में वो काम जाके सीखना चाहता है या समझना चाहता है, तो वो भी वो कर सकता है। क्लास 6 में बच्चा पढ़ भी रहा है और वो काम भी सीख सकता है, वो चीज़ें समझ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक बच्चे के लिए और एक गार्जियन के लिए कि अब बच्चा स्किल्स पे यानी प्रैक्टिकली बहुत काम करेगा, प्रैक्टिकल को देखेगा, प्रैक्टिकली लाइफ को एंजॉय करेगा। अब सिर्फ थ्योरी नहीं है कि बेटा ऐसा हुआ ऐसा होता नहीं है, वो करेगा तो छोटे पे ही करेगा, तो वो चीज़ें सीखेगा, समझेगा, ये हो जाएगा। क्लास 6 से 8 में ऐसा किया गया। फिर आता है आपका 4 साल का कोर्स जो कि लास्ट स्टेज है, जो स्कूल का लास्ट स्टेज होता भी है आप 12th क्लास से, लेकिन यहाँ पे इस 4 साल को एक नया रूप दे दिया गया। 9 to 12 ये 4 साल में आपका क्या है, बच्चा पूरी तरीके से अब उसका जो स्ट्रीम है, जैसे पहले हम लोग 9 to 12 पढ़ते थे तो क्या होता है, 9th क्लास में गया या 11th क्लास में गया तो उसको एक स्ट्रीम चूज करना था, साइंस पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है कि आर्ट्स पढ़ना है। अब ये स्ट्रीम का सिस्टम हटा दिया गया, स्ट्रीम पे आपको फोकस नहीं करना है, अब आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मतलब कि आपके मर्जी के मुताबिक आपके पास सब्जेक्ट है। पहले क्या था कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के साथ कभी भी आप आर्ट्स तो पढ़ ही नहीं सकते, ये तो एक सपना हो गया, ये इम्पॉसिबल चीज़ पहले। लेकिन अभी क्या है, आप फिजिक्स के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स आपके लिए काम आ सकता है, तो आप फिजिक्स के साथ आर्ट्स पढ़िए, आपको मन है। फिजिक्स के साथ कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़िए, मतलब आप जो चाहते हैं वो पढ़िए। सब्जेक्ट आपकी मर्जी के होंगे, आपकी इच्छा होगी। तो ऐसा एक गाइडलाइंस जो जारी किया जाएगा कि ऐसा ऐसा पैकेज बनेगा सब्जेक्ट्स का, जिसमें आप चूज करेंगे कि ये आपके पैकेज में है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, ऐसी चीजें हैं, तो वो आपके काम आएंगी। फिर क्या है कि 9 to 12 में ही जो एग्जाम्स हुआ करते थे, जैसे 10th और 12th की मैं बात करूँ, बोर्ड्स हुआ करते थे। बोर्ड्स हैं, आप अलग अलग बोर्ड्स देते हैं। तो बोर्ड्स क्या है कि साल भर पढ़ा, लास्ट में पेपर दिया ना, लास्ट में पेपर दिया। तो अब साल भर कौन पढ़ता है, ये सवाल आता है भाई। अब देखेंगे मैक्सिमम क्या होता था, बच्चे क्या करते थे कि साल भर एंजॉय किया, लास्ट के 2-3 महीने 4 महीने पढ़े और एग्जाम दे दिया। तो एग्जाम देने से क्या हुआ, अब वो एग्जाम तो दिया लेकिन वो 4 महीने पढ़ा, तो क्या एटलीस्ट वो एक्चुअली वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, वो उसने रटा, उसने एग्जाम के लिए चीजें की। मतलब वो एग्जाम पे एकदम फोर्स कि मुझे 4 महीने में कर लूंगा, पास हो जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अब इसको सेमेस्टर कर दिया गया। सेमेस्टर यानी कि 6 महीने पे एक एग्जाम, 6 महीने पे एक एग्जाम, और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ये दोनों के आपके रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो अब 6 महीने का जब स्टार्टिंग हो तो पहले 6 महीने के लिए फिर पढ़ना, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए पढ़ना। तो ऐसे पढ़ने में क्या होगा, बच्चा साल भर पढ़ेगा। और जब चीज़ें, देखिए टाइम ज़्यादा मिलता है किसी चीज़ को ना, ऐसे तो टाइम दिया जा रहा है 1 साल, ऐसा नहीं टाइम नहीं मिलता, टाइम बच्चों को दिया जा रहा है, बट उसको यूज़ वो नहीं कर रहे। मेंटली प्रिपेयर है भाई, लास्ट में पढ़ लेंगे, हो जाएगा, थोड़ा सा तो है, ये ज़्यादा है, जो भी लास्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी क्या है, उसको जब आधा आधा बांट दिया गया, टाइम मिलेगा, तो एक कह सकते हो जो आने वाली जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो हर चीज़ को एकदम डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत बेसिक ध्यान से पढ़ेगी। जब समय हमें ज़्यादा मिलेगा और हमें थोड़ा सा फोर्स भी रहेगा एग्जाम देना है, तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे, तो एक पूरा शेड्यूल बनेगा, उस पर हम लोग काम करेंगे, बच्चे काम करेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, नॉलेज उनको काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो रिपोर्ट कार्ड्स भी, एक तो प्रेशर भी आपका कम हो गया, आधा एग्जाम अभी हो रहा है, आधा एग्जाम 6 महीने बाद हो रहा है, तो प्रेशर भी कम हो गया बच्चे पे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो कहा गया है इसमें, जो लर्निंग वाली बात हो, रटाने वाली, क्लास 9 to 12 में आप देखेंगे बुक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, रट रहे हैं बच्चे, रट रहे हैं, रटे रटे पास हो रहे हैं, आता कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं, बट रट के पास हो गए, 70% 80% नंबर आए हैं, नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ों पे को हटाने के लिए ही किया गया ऐसा, सेमेस्टर वाइज में उनको पढ़ाया भी जाएगा, उनको उसके प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे। इसके साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़, जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपका होना ही होना है, करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी ही होनी है। और एक्स्ट्रा करिकुलर है जिसमें आपके डांसिंग है, म्यूज़िक है, इस पर भी बच्चे का फोकस रहे, ताकि आपका बच्चा एकदम क्या कहते हैं डिप्रेशन में ना आ जाए। उसके ऊपर प्रेशर पड़ते जा रहा है, वो डिप्रेस्ड होता जा रहा है, अरे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस पढ़ रहे हैं, बोझ तरह दबा हुआ है बच्चा। नहीं, अब लाइफ अलग हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, अब बच्चा म्यूजिक भी कर सकता है,
पहले म्यूजिक कर रहा है तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है कि यार म्यूजिक करना है, म्यूजिक करेंगे थोड़ा मन शांत होगा, या हॉबी है म्यूजिक कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको हमने परमानेंट फिक्स कर दिया कि बेटा पढ़ना है, इसमें मार्क्स मिलेंगे, ये मार्क्स का सिस्टम है, तब आप देखिए अब पेरेंट्स भी उसको बोलेंगे बेटा म्यूजिक करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो एक बच्चे के एकदम मेंटली जो प्रेशर है वो भी कम हो रहा है और बच्चा कुछ चीज़ें सीख भी रहा है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा भी वो कुछ सीख रहा है, बायो के अलावा कुछ भी सीख रहा है, मतलब वो अपनी स्ट्रीम के अलावा भी कुछ सीख रहा है, एक्स्ट्रा स्किल उसके पास आ रही है। क्यों भाई, उसी टाइम में आ रही है, क्योंकि अब उसको कंपलसरी किया गया है, उसको पढ़ाना है या पढ़ना ही है ना। तो ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जो बात हुई है इसमें, अब जो रिपोर्ट कार्ड बनने हैं, रिपोर्ट कार्ड बनने, पहले क्या रिपोर्ट कार्ड था कि एग्जाम में मार्क्स पाए और उसमें नंबर लिखा गया, फिर उसके बिहेवियर A+, A-B+, इस तरह से लिख दिया गया, तो बिहेवियर आ गया, ये सब चीज़ें। अब इसके साथ साथ रिपोर्ट को 360 डिग्री कर दिया गया, मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं रहेंगे, मतलब कि जो रिटन एग्जाम दिया वो नहीं रहेंगे, इसके अलावा स्टूडेंट अपने आप को खुद मार्क्स देगा। एक ऐसा उसमें कॉलम आएगा कि स्टूडेंट अपने आप को मार्क्स देगा कि हाँ ये मेरा स्किल है, इस पे इतना मार्क्स है, उसका भी एक सिस्टम बनाया जा रहा है। सिर्फ स्टूडेंट ही मार्क्स नहीं देगा, वो जो क्लास में टीचर है वो भी एक अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं उसको, उसमें मार्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्लासमेट्स वो भी उस बच्चे को मार्क्स दे रहे हैं, मतलब हम सब एक दूसरे को मार्क्स दे रहे हैं। तो एक आपका रिपोर्ट कार्ड वैसा तो बन ही रहा है जो रिटन आपने एग्जाम दिया है, इसके अलावा ये सब मार्क्स भी आ रहे हैं, उसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये भी आपके साथ साथ आपके बिहेवियर पे उस पर भी मार्क्स मिल रहा है, मतलब आपके फ्यूचर को सिर्फ रिटन एग्जाम पे नहीं रखा जा रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ सोचा गया है। ये जो पॉलिसी आई है ये बच्चों को लेके बहुत आगे, मतलब फ्यूचर जनरेशन पे इतना दबाव नहीं डाला जा रहा है, उनको सिखाने के पीछे भागा जा रहा है, रटाने के पीछे नहीं भागा जा रहा है। फिर देखिए क्या है, अब तो ये स्कूल की बात हो गई। फिर हम लोग आते हैं कॉलेज एडमिशन में क्या है कि अब बच्चा इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया भाई, अब कॉलेज, अच्छे कॉलेज में लेना है और डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन आपका बच्चा 12th में कम पाया, या जो 12th में वो कम पाए, भाई एडमिशन कैसे लेंगे। तो उसके लिए एक टेस्ट बनाया गया है, जिस टेस्ट का नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है कि आपको वो कॉलेज की तरफ से कराया जाएगा, वो कॉलेज में आपका हुआ, उसमें आप मार्क्स पाएंगे और फिर जो आपको 12th का मार्क्स है उसको ऐड कर दिया जाएगा, और ये दोनों मार्क्स जुड़ के एक नए रिपोर्ट कार्ड में बनेंगे। इसके बेसिस पे आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा, मतलब आप मन चाहे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब 12th में नंबर खराब हो गया तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, 12th में नंबर खराब हो गया, कम आया, कोई बात नहीं, पास है। लेकिन इसके अलावा आप कॉलेज, वहाँ जो हो रहा है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, उसको पास करेंगे तो आपका फायदा होगा। फिर क्या है, ग्रेजुएशन की बात है, 12th के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो BSc, BA, BCom जो भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको 3 इयर्स का या 4 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाए, बनाई गई है, कोशिश क्या की जाएगी, बनाई जा रही है। 3 साल का, 4 साल का, इस तरह का बनाया जा रहा है। तो अब ये 4 साल में हो क्या रहा है, 3 साल का था भाई, अब 4 साल का हो गया, तो अब 4 साल में करेंगे क्या, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये भी तो देखना है। तो फायदे तो हैं इसके, नुकसान अब आप क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर है, आपको किस तरह का नुकसान है, बट फायदे मैं इसके बता दूं क्या क्या है। पहले क्या था कि बच्चा 1 साल पढ़ा, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, नहीं पढ़ पा रहा है भैया, आगे नहीं पढ़ना चाहता है या पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो अब उसका पूरा 1 साल पढ़ा था भाई मेहनत से, उसका सब कुछ बेकार हो गया, 1 साल की मेहनत कुछ नहीं। लेकिन अब क्या है कि अगर वो 1 साल पढ़ के छोड़ देता है कॉलेज, तो 1 साल पढ़ने पे उसको एक पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका सर्टिफिकेट कि उसने 1 साल कंप्लीट किया, उसकी यानी कि एक वैल्यू हो गई कि वो जो 1 साल मेहनत किया है, उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड उसके साथ आ गया, सर्टिफिकेट उसके साथ आ गया कि बेटा हाँ तुम पढ़े हो या तुम पास हो, ये चीज़ें हो गई। अगर वो 2 साल पढ़ के छोड़ता है, तो 2 साल किसी भी चीज़ में पढ़ता है, किसी भी बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है और 2 साल ही पढ़ पा रहा है भाई, तो 2 साल पढ़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाएगा, और उसका रिजल्ट तो उसको मिला ही है, मतलब उसका 2 साल भी वेस्ट नहीं गया। अगर वो 3 साल पढ़ता है तो बैचलर डिग्री, जैसे एज यूजुअल हम लोग पढ़ते हैं, BSc वगैरह किए हैं, BA किए हैं, तो एक बैचलर डिग्री तो मिलती है 3 साल पे, वो मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग 4th ईयर भी कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलता है, मतलब एक आपका एक्स्ट्रा हो गया रिसर्च सर्टिफिकेट, जो कि आपके लिए, यानी कि स्टूडेंट को मैं बताऊं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। रिसर्च, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भाई उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप मास्टर डिग्री लेंगे, PhD करेंगे, तो वो आपके बहुत फायदेमंद आएगी। आपने इस पर रिसर्च की, आपने इससे पढ़ाई की, पहले से ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो, तो आपको एक अलग कह सकते हैं
पावर मिल रही है अपने काम में, और आप जान भी तो रहे हो, सीख भी तो रहे हो, पहले से ही सीख रहे हो। अब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि हम पीएचडी करेंगे तो ही रिसर्च करेंगे, नहीं, अब हम आप स्टार्टिंग में रिसर्च में आ चुके हैं, हम उस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनको पता चलेगा कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, ये चीज़ें पता चलेंगी। तो ये आपका एक बैचलर डिग्री के बारे में हो गया, ग्रेजुएशन के बारे में हो गया। इसके साथ साथ सेम जो स्कूल में कहा गया था 9 to 12 में कि भाई अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ना, फिजिक्स के साथ आर्ट्स पढ़ सकते हैं, तो ग्रेजुएशन में भी अब यही कर दिया गया। अब यहाँ पर स्ट्रीम नहीं, स्ट्रीम को हटाया जा रहा है, स्ट्रीम के साथ साथ आप यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चूज करके पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक जो प्रोसेस ही कह सकते हैं, एक जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का नाम है मल्टी एंट्री एंड मल्टी मल्टी एग्जिट कहा जाता है इसको। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट मतलब कि आप एंट्री ले रहे हैं, आप ये पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर हो गया, तो इसको एक पूरे सिस्टम का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये एक आपका बात होगी। फिर देखिए क्या, अब इसके साथ एक बनाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहता है कि मान लीजिए कि आप एक से ज्यादा कोर्स करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं ना। पहले क्या था, एक कोर्स कर रहे हैं तो आप दूसरा कोर्स नहीं कर सकते भाई, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल अगर नहीं है कोई चीज करने का, तो उसी के लिए बनाया गया कि आप एक कोर्स कर रहे हैं उसके साथ दूसरा कोर्स भी कर लीजिए। बस ये अब इसमें कुछ रूल्स आ गए। जब आप कोर्स कर रहे हैं, मतलब आप जाहिर सी बात है यहाँ प्रेजेंट है वहाँ प्रेजेंट है, तो ये काम आप कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट किस तरह का, एक जो आपके मार्क्स रहेंगे वो उसमें काउंट कर लिए जाएंगे, ऐड कर लिया गया, मतलब ऐसे जोड़ लिया गया। ये आपका हमने एक क्रेडिट में, एक जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जैसे सेविंग होती है बैंक में सेविंग होती है, पैसा हमने जमा कर दिया भाई, यहाँ से आज एक महीने में ये पैसा बचाया ये रख दिया, दूसरे महीने में ये पैसा बचाया ये रख दिया, तीसरे महीने में पैसा बचाया रख दिया, और फिर हमको 12th मंथ पे या 12 महीने बाद या 13 महीने बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद हमें वो पैसे की जरूरत है, हमने पैसा इकट्ठा किया और भाई एक स्ट्रॉन्ग पूरा बड़ा सा अमाउंट निकल गया। यही है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या है, इसमें आप अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, अलग अलग कोर्स के जो है वो मार्क्स को उसमें रख दिया गया, मतलब आप मार्क्स यहाँ पाए इतना, उसमें सबमिट हो गया, ये सेव हो गया, वो सेव हो गया, मतलब हर तरह के मार्क्स आपके सेव हो गए। फिर जब आप फाइनल रिजल्ट के लिए पढ़ोगे, यानी कि जब आप किसी डिग्री यानी कि फाइनल कोर्स के लिए पढ़ोगे, जब आप फाइनल उसमें एक रिजल्ट पाने जाओगे कि भाई हाँ आपका एक रिजल्ट, एक आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या फिर एक कोर्स पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस कोर्स में आपके जो वो छोटे छोटे जो मार्क्स थे वो सबको ऐड कर लिया जाएगा। मतलब ये आपका है कि आप एक कुछ पढ़ रहे थे साथ साथ, उसके साथ साथ कुछ और भी पढ़ना चाह रहे थे, अलग अलग चीज़ें, तो अलग अलग आपने कोर्स किए, तो उस अलग अलग कोर्स को आप कहाँ ले जाओगे भाई, एक साथ कैसे दिखाएंगे, ये प्रॉब्लम आती थी। अब क्या किया, उनके मार्क्स को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सेव कर दिया गया। सेव करने के बाद वहां से जब आप फाइनल डिग्री लेके निकलोगे, जो आप फाइनल एक चीज पढ़ रहे हो उसमें वो सब ऐड हो जाएंगे, सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। अब इसमें आपका बेनिफिट हो गया भाई, आपने एक टाइम पे 2 काम 3 काम 10 काम कर लिए, आपकी जितने स्किल है जितनी पावर है वो कर लिए, तो उस तरह का आपको फायदा मिला। वेट नहीं करना है भाई कि मेरा ये कंप्लीट होगा तो हम ये पढ़ेंगे, वो कंप्लीट होगा तो वो पढ़ेंगे, भाई आपकी कैपेबिलिटी, आप 10 चीज पढ़ो, 5 चीज पढ़ो, जो पढ़ सकते हो पढ़ो, ये आपका एक फायदा मिला। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है कि वो मार्क्स, मेरा मार्क्स था कहीं चला ना जाए, वो मेरा मार्क्स में कम ना हो जाए, वो सेव किया है पता नहीं कितना 50 नंबर पाया, 50 नंबर का 5 नंबर ना कर दें, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सब चीज़ें नहीं, सब डिजिटल होने वाला, सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली है। मतलब कि जो आपके मार्क्स हैं वो आपको डिजिटली दिख रहे हैं कि हाँ इतने मार्क्स हैं, मैं जब फाइनल रिजल्ट ले आऊँगा तो उसमें वो नंबर ऐड होगा ही होगा, वो चीज़ होगी, यानी डिजिटली सब काम होगा, सब कुछ आपके सामने होगा, आपको कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी, मेहनत आपको मिलेगी। फिर क्या है, संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट, भाई संस्कृत तो संस्कृत है, हम सब पसंद भी करते हैं, डरते भी हैं। मैथ्स और संस्कृत एक जैसा है, बचपन से सुनता है, बड़े हो गए मैथ्स और संस्कृत एक जैसा है, नंबर कटता है, नंबर मिलता है, तो मैथ्स तो भाई सब पढ़ रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत कहाँ गया, तो संस्कृत हम जानते हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, हमारी जो बातें हैं वो संस्कृत पे काफ़ी डिपेंड की जाती हैं ना। हिंदुइज्म या फिर हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री देखा जाए तो संस्कृत पे काफ़ी है। तो संस्कृत को एक तरह से कंपलसरी किया जा रहा है, फोर्स किया जाएगा उस पे, एजुकेशन सिस्टम पे, बच्चों पे, कि संस्कृत को भी अब सीखें, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अब संस्कृत पढ़ने वाले लोग बहुत कम हो गए।
इंटरेस्ट भी लोग नहीं ले रहे हैं। तो उस पर फोर्स किया जाए ताकि हमारी सांस्कृतिक चीज़ों को लोग जाने समझे, तभी तो जानेंगे भाई। जब तक देखिए थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव नहीं बनेगा, वो चीज़ें बचपन से बताई नहीं जाएंगी तो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। तो उस पर स्कूल और कॉलेज हर जगह, अगर कॉलेज में संस्कृत आप लेते हैं तो संस्कृत में आपका सब कुछ होने वाला है, और अगर स्कूल में है तो स्कूल में संस्कृत को बहुत ज़्यादा समझाने की या पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उसको एकदम समझ लीजिए आपका पूरा एक माहौल संस्कृत पे आ जाएगा। संस्कृत पे काफ़ी काम किया जा रहा है, ये चीज़ हो रही है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके अलावा आर्ट्स प्लस ह्यूमैनिटी। अब जैसे आर्ट्स का बच्चा है भाई, आर्ट्स पढ़ रहा है और ह्यूमैनिटी पढ़ रहा है, साइंस नहीं पढ़ सकता। ये पहले था साइंस नहीं पढ़ सकता, लेकिन अभी क्या है, साइंस भी पढ़ सकता है। साइंस उस अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकता है, जानकारी के लिए पढ़ सकता है, और इसके साथ साथ संगीत, कला और साहित्य ये भी पढ़ाया जाएगा। म्यूजिक भाई, म्यूजिक, ड्राइंग, ये सब। ड्राइंग तो भाई बचपन में मुझे लगता है मैं क्लास 8th के बाद ड्राइंग पढ़ा ही नहीं। ड्राइंग पढ़ा क्या, ड्राइंग किया ही नहीं। जो किया ऐसे घर में बैठा, लॉकडाउन चल रहा है तो कर रहा हूँ, नहीं तो वैसा कोई मतलब नहीं है। और जो क्लास 8th में बनाया चिड़िया पंख, ये वो यही था, बाकी कुछ नहीं। तो उसका तो कहीं यूज़ ही नहीं पड़ा। वो मेरे अंदर स्किल भी अगर होती, अभी तो नहीं है कहूँगा, लेकिन अगर होती तो वो कहीं ना कहीं दब जाती ना, उसका कहीं यूज़ ही नहीं पड़ा। लेकिन अभी क्या है कि आपके अंदर अगर वो स्किल है तो आप उस पर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको ले जाया जाएगा, म्यूज़िक को आपके अंदर से निकाला जाएगा। ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा कि अब ये साइड वाला सिस्टम नहीं है कि म्यूज़िक आता है, ओह बहुत अच्छी बात है, चलो अभी पढ़ाई कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लो, बायो पढ़ो ना। अब ये भी पढ़ रहे हो तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है कि आप किधर जाना चाहते हो। और बचपन से ही आपके ऊपर, एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत फ्यूचर जनरेशन, ये आप बहुत लकी हो कि आपके समय में ये चीज़ें आई हैं, और ये सिस्टम बहुत कुछ बदल चुका है। जो आपकी फ्यूचर जनरेशन, आपकी जनरेशन को आने वाली, मतलब आपकी फ्यूचर जनरेशन, जो मैं फ्यूचर जनरेशन बात कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात करूँ, उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि एक पूरा न्यू इंडिया आपके सामने दिखेगा। फिर देखिए इसके बाद भाई बात आती है गार्जियन, इतना कुछ हो रहा है ना भाई, इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब ये भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। भाई पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फीस, हर गार्जियन परेशान है इस बात से कि भाई फीस का क्या, मनमानी हो गई है, चीज़ें अब बहुत आगे जा चुकी हैं, अब ये भी करेंगे तो इसकी फीस, उसकी फीस। तो नहीं भाई, इसके लिए भी कुछ रूल्स आने वाले हैं। कुछ फीस को, जो फीस है वो सिस्टम को पूरा फिक्स किया जाएगा, हर जगह एक सही एक लेवल में फीस होगी। ये गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस है कि फीस को बड़ा ध्यान दिया जाएगा। अब मनमानी नहीं होगी कि नहीं बहुत हाई है या बहुत लो है, तो एक रेंज बनाया जाएगा कि इसकी इतनी फीस होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे गार्जियन के लिए, एज अ पेरेंट्स, सबके लिए, कि आपका जो बच्चा पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, उसकी फीस का अब आपको चिंता उतना नहीं करना है। फीस एक लेवल में हो जाएगी, एक रेंज में हो जाएगी, आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अच्छे उसमें सिटी में पढ़ा सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि फीस अब सबकी एक बराबर लगभग हो जाएगी। फिर देखिए जो अब ये होगा कब, ये भी बात आती है भाई, इतना कुछ हो रहा है, कब होगा। तो देखिए जो ये प्लान है, ये कैबिनेट, जो इसका बिल बना है, इसको कैबिनेट ने पास कर दिया। कैबिनेट में पास कर दिया, तो इस बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, और इसको कैबिनेट में पास कर दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसके अलावा अब इसको संसद में पास किया जाएगा, फिर उसके बाद राज्यों के पास गाइडलाइंस आएंगी, और जो 2021 और 22 का सेशन होगा, या 21 से 22 का सेशन होगा, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर कह सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बच्चे इसको जानेंगे। इसके बाद देखिए फिर जब ये कानून बन जाएगा तो फिर तो सबके साथ होना ही है, सबके साथ, सबके एक ऑल ओवर इंडिया में एक बात हो जाएगी, एक वन नेशन वाली बात हो जाएगी। एक नेशन में एक जैसा सब कुछ माहौल चल रहा है, बच्चे हैं, गार्जियन हैं, सब कुछ। फिर देखिए फिर यहाँ पे एक कुछ चेंजेस भी आए हैं, उन चेंजेस को देख लीजिए। जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको अब शिक्षा मंत्रालय कह दिया गया है। इंग्लिश में कहूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है।
ये जो बिल पास किया गया है, ये जो बिल आया है, ये भाई ऐसा तो नहीं रात को सोए और सुबह उठ के आ गया, नहीं। इस बिल को बनाने के बाद करीबन 2 लाख लोगों से इसके बारे में ओपिनियन ली गई है, इसके बारे में जानकारी ली गई है, कैसा है कैसा नहीं है, और फिर तब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई है। तो काफ़ी लोगों को पसंद आया है और 2021 और 22 के सेशन में ये आपके और हमारे बीच आ चुका रहेगा। एक फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा बदलाव है एक इंडिया के लिए, और 34 साल बाद ये बदलाव आया है। तो ये हमारे फ्यूचर, हमारे लिए प्राइड वाली बात है, प्राउड फील करने वाली बात है, प्राइड ऑफ इंडिया है कह सकते हैं। तो बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।